Hello friends, today we will discuss about Indian political thinker Kautilya. So let's start. Kautilya, his era was around 324 to 248 BC, but it is little bit disputed. Some intellectuals, thinkers says he was born in 375 BC, so we are not much concerned about his birth date. So, we are concerned about his policies regarding Niti Arthashastra. Friends, I will be bilingual for the convenience of both English as well as Hindi medium aspirants. So, कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त दोनों बोला जाता था और वो मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के एरा में, चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में। एक्चुअली ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनाने वाले ही कौटिल्य थे। इनसे पहले एक्चुअली कौटिल्य जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर वहीं प्रोफेसर हो गए। उसके बाद ये पाटलिपुत्र जो कि मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी उस वक्त में, तो ये वहाँ आ गए थे। और पाटलिपुत्र में आने के बाद मतलब धनानंद जो उस वक्त किंग थे वो इनको थोड़ा रिस्पेक्ट नहीं देते थे। मतलब ऐसा माना जाता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं देते ये सेंट टाइप के इनके अटायर वगैरह की वजह से। तो ये काफ़ी उनसे मतलब गुस्सा हो गया, मतलब हर्ट हुए। तो इन्होंने इस चीज़ पे इनका ये मकसद था कि हर्ट हुए तो इनका ये एक एम बन गया कि अब मुझे इनको धनानंद को हटाना है, रिप्लेस करना है। अब इनके डिसाइपल थे, कौटिल्य के डिसाइपल थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। तो इन्होंने उनको ट्रेन किया और उनको वहाँ तक किंग बनाया, ऐसा बोला जाता है। तो बहुत से कौटिल्य को ये भी कहा जाता है कि इनको प्लेटो और मैकियावेली से भी कंपेयर किया जाता है। अब वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। पहले देख लेते हैं कौटिल्य के वर्क कौन कौन से हैं। कौटिल्य के दो मेन वर्क हैं फ्रेंड्स, दो मेन इन्होंने चीज़ बुक्स लिखी। एक अर्थशास्त्र वर्क है और एक चाणक्य नीति है। तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र के बारे में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। तो कौटिल्य के व्यूज़ जो हैं बहुत ही मतलब मॉन्यूमेंटल बोले जाते हैं। और एक्चुअली क्या है, अर्थशास्त्र ये भी है, ये कंसीडर किया जाता है कि वेल्थ, पॉलिटी, अर्थ इन सब की साइंस है। तो अर्थशास्त्र में एक्चुअली फ्रेंड्स 15 चैप्टर्स हैं जिन्हें कंपाइल करके आप कह सकते हैं एक बुक बनी है और उसमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स पे बात की गई है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, वॉर, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इन्हीं ये सारी चीज़ें कौटिल्य का मेन फोकस जो था अर्थशास्त्र में स्टेट के गवर्नेंस पे था। तो उन्होंने 4 बेसिस स्टेट के गवर्नेंस के फ्रेंड बताए, जैसे कि 4 बेसिस कौन कौन से हो गए। अनविक्षिकी, अनविक्षिकी हो गया। जैसे उन्होंने ये फ्रेंड कहा कि पहले आपको ये बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि 4 गवर्नेंस होने चाहिए। पहले तो अपने बारे में जाने, जो किंग बनना चाहता है वो खुद की इंक्वायरी करे कि वो कैसा पर्सन है, वो कैसा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, क्या वो मतलब रूल करने के लिए कैपेबल है या नहीं है, या क्या वो मतलब सब कुछ समझता है कि नहीं, चीज़ों को क्या इतना सक्षम है कि नहीं है कि मतलब रूल कर पाएगा। तो रूल करने का जैसे उसने कहा कि फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर वो अपने लोगों को जाने, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हमारे लोगों का क्या खान पान है, क्या रहन सहन है, हमारे लोगों के कौन गॉड्स हैं, किसको वो फॉलो करते हैं, किसको वो पूजते हैं, किसको समझते हैं, हमारे समाज का क्या रहन सहन है, सब कुछ पूरा हमारे समाज के कल्चर के बारे में जानना। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जब कल्चर समझ गए तो हम जिस राज्य पे राजा रूल करने जा रहा है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होंगी, क्या रूरल इकोनॉमी है, क्या अर्बन इकोनॉमी है। भाई आप रूल करने जा रहे हो, जैसे इंडिया को बोला जाता है कृषि प्रधान देश, मतलब इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब मेजॉरिटी लोग आज भी 55% से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, एंगेज। तो कहने का मतलब ये है
कि इकॉनमी कैसी है उसको समझता है कि नहीं, तभी तो अपने लोगों का वेलफेयर ठीक से कर पाएगा, फंड्स वगैरह जो आएंगे, टैक्सेस वगैरह आएंगे। और फोर्थ है उनकी कि मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, पॉलिटिक्स कैसे करनी है, इसको समझता है कि नहीं साइंटिफिक वे में। तो दोस्तों इसी को जो है सेल्फ की इंक्वायरी करते हुए, फिर अपने लोगों के कल्चर को जानते हुए, फिर अपने टेरिटरी की इकोनॉमी को समझते हुए कैसे उस टेरिटरी को गवर्न करना है, इन चारों चीज़ों को जो समझ गया कौटिल्य की नज़र में, वो मतलब राजा बनने के लिए मतलब एलिजिबल है, उसके अंदर कैपेबिलिटी। वैसे तो उन्होंने कहा प्राइमरली क्षत्रिय होना चाहिए जो राजा होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो कोई भी अपनी कैपेबिलिटीज से राजा बन सकता है। तो ये चार बेसिस जो हैं जिस पे एक स्टेट का गवर्नेंस बेस्ड है, वो चीज़ों को वो समझता है कि नहीं समझता है। कई बार इसको अब देखिए उसने संस्कृत टर्म में इनको क्या बोला है, जैसे खुद की इंक्वायरी, सेल्फ की इंक्वायरी, जिसे साइंस ऑफ इंक्वायरी कहते हैं, वो अनविक्षिकी फ्रेंड्स फिलॉसफी, खुद के बारे में जानो, अनविक्षिकी। त्रयी थ्री वेदास, मतलब तीन वेदा, उन्हीं से कल्चरल कॉन्टेक्स्ट निकलेगा। हमारे राज्य के लोगों का कल्चर क्या है, वेदा से समझा। उसके बाद वर्ता, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, एग्रीकल्चरल है, रूरल है, इकोनॉमी कैसी है, ये वर्ता इकोनॉमी। फिर दंड नीति, फिर साइंस ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कि कैसे कैसे हमें राज करना है, क्या पॉलिसीज बनानी है, कैसे लोगों से मतलब हर तरह से उनका वेलफेयर हो सकता है, कैसे हमें अपने राज्य का एक्सपेंशन करना है, अपने स्टेट को बढ़ाना है। समझे दोस्तों? तो इन्हीं सब चीज़ों को के बारे में मतलब ये तो बेसिस बता दिया। अब कौटिल्य स्टेट के बारे में क्या राय रखते हैं कि उनकी नज़र में राज्य कैसा होना चाहिए भाई। तो जैसे कि अनलाइक मनुस्मृति में मनु क्या कहते हैं कि डिवाइन ओरिजिन ऑफ मोनार्क, मोनार्क जो है, जो किंग है, उसका ओरिजिन डिवाइन होगा, वो दिव्य होगा, वो मतलब किसी उससे मतलब हर कोई आम आदमी नहीं बन सकता राजा, कि मतलब कोई भी हमने कह दिया, समझ लीजिए कि समथिंग कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ उन्होंने मेंशन की होंगी मनुस्मृति में, तो लेकिन इन्होंने कहा डिवाइन ओरिजिन नहीं, जो भी कैपेबल हो। अनलाइक मनुस्मृति, अनलाइक मनु, कौटिल्य कहते हैं कि मोनार्क जो है उसका डिवाइन ओरिजिन नहीं होगा, कोई भी कैपेबल इंसान मोनार्क बन सकता है। बस उसको क्या है, वो जो पूरी सोसाइटी है ना, टेरिटरी है, उसके लोगों के मतलब जो धर्म है, जो उसकी ड्यूटी है, उसका प्रोटेक्टर होना चाहिए। हर कोई अपना काम सही से सोसाइटी में कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखते हैं। अब देखिए स्टेट हमारा, अब हमारे एक स्टेट में जो किंग है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। तो देखिए फोर मोस्ट ड्यूटी उन्होंने दो बताई हैं कौटिल्य ने। एक तो रक्षण, दूसरा पालन। भैया प्रोटेक्शन करिए अपने लोगों की, और दूसरा उन्हें नर्चर करिए, फ्लरिश कीजिए, फले फूले, बढ़े, प्रोग्रेस हो सबकी। तो ये रक्षण और पालन दोस्तों किस तरह से हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए रक्षण और पालन तभी हो सकता है, प्रोटेक्शन कब होगी, जब हमारे पास एक, जैसे आज के वक्त में देखते हैं दोस्तों, हमारी एक स्टैंडिंग आर्मी, एक रिपोर्ट है हाल ही में मैंने पढ़ा था, उस रिपोर्ट का नाम नहीं याद आ रहा है, 2022 में, कि इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ वर्ल्ड में 4th नंबर में। इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस मैन। तो मतलब ये समझ लीजिए कि जो हमारी हमारी जो आर्मी है, हमारी जो ट्रेजरी है, वो जितनी स्ट्रांग होगी, ट्रेजरी में कहाँ से टैक्सेस का कलेक्शन हो गया फ्रेंड्स, वो अच्छे से आ रहा है। हमारी अगर इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी चल रही तो ट्रेजरी में फंड्स आता रहेगा। तो हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ, हमारी ट्रेजरी, जिसको बोला जाए, कौटिल्य ने बोला है प्रभु शक्ति। प्रभु शक्ति किससे? आर्मी और ट्रेजरी की पावर से। फिर सेकंड उन्होंने बोला
कि आप बेहतर तरह से एक किंग कैसे अपनी पावर को डिराइव करता है, कैसे गवर्न कर सकता है बेहतर तरह से स्टेट को, मिनिस्टर्स की एडवाइस से। खुद में उन्होंने कहा ये एरोगेंस किसी भी किंग को नहीं रखना चाहिए कि बस डिसीजन ले लिया अपने बेसिस पे जो उसे ठीक लगा, नहीं, वो एक राइट डिसीजन नहीं होगा फ्रेंड्स। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जब जैसे आज के वक्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें एड एंड एडवाइस करते हैं, तो उसी तरह से उसके बाद नीति डिसाइड होती है हमारे इंडिया की। मतलब हर कंट्री में ऐसा होता है, सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, मेजॉरिटी ऑफ कंट्री में जहाँ भी हर कंट्री में ये चीज़ होती है। तो मनता शक्ति बोला कि मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी है। उसके बाद कैरिज्मा, उत्साह शक्ति, उत्साह है कि नहीं, मतलब गवर्न करने एक पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं अपने लोगों के लिए, कि जब यार हम गवर्न तो करने जा रहे हैं, लेकिन क्या हमें अपने पे विश्वास है, अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा है, अपने लोगों पे, अपने हर एक चीज़ पे भरोसा है, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि टाइम और सिचुएशन के हिसाब से हम डिसीजन। तो वो एक कैरिज्मा जिसको हर कोई प्रेज करे कि हाँ मतलब उनमें उत्साह है और इनको किंग बनना चाहिए। तो जैसे कि हमारे मोदी जी, अब हमें तो मोदी जी बहुत ही उत्साहवर्धक दिखते हैं, तो मतलब इस तरह से उत्साह शक्ति, ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम ये कहते हैं कि इन सब का गवर्नेंस सप्तांग थ्योरी पे बेस्ड होगा। जैसे ये कहते हैं कौटिल्य, ये कहते हैं सप्तांग थ्योरी क्या है, स्टेट के 7 एलिमेंट्स है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। जैसे आप फ्रेंड्स जानते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग है और हमारे जैसे पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, सब हिंदी में बोलते हैं जिन्हें अंग, ऑर्गन। तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनके बगैर तो हम कुछ नहीं है, बिना ऑर्गन के हमारी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इमेजिनेशन भी नहीं है। तो उसी तरह से कहा है कि जो किंग है उसके 6 ऑर्गन होंगे, किंग के अलावा टोटल तो 7 है किंग को इंक्लूड करके। किंग जिन्हें स्वामी या रूलर या वो सोल माना है। ऑर्गन कैसा हुआ, हमारी बॉडी का ऑर्गन सोल है, सोल निकाल दीजिए तो बॉडी खत्म, उसी तरह किंग हटा दीजिए तो फिर कहाँ बचा कोई राज्य। तो उसी तरह से स्वामी, रूलर, सोल है। उसके बाद उसको जो एडवाइस देने वाले हैं अमात्या, मिनिस्टर्स, जो उसकी आँख है। अमात्या जो ऑब्जर्वेशन, अपने एनालिसिस से, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से उनको सजेस्ट करते हैं कि सर राजा साहब ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, वैसी फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, इस राज्य के साथ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस राज्य के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए कि कैसा रहना चाहिए, या हमें एक्सपेंशन कैसे करना चाहिए। तो ये सब अमात्या हमें सजेस्ट करते हैं, मिनिस्टर्स। आज के टाइम में काउंसिल में जनपद, पॉपुलेशन, जिन्हें थाईओलॉग। अब फ्रेंड्स ये समझिए कि अगर क्या हम अपने राज्य से किसी भी राज्य में लोग ही नहीं होंगे, ज़मीन ही नहीं होगी, तो रूल कहाँ करेगा किंग। तो एक लैंड है बहुत बड़ी और उस लैंड पे लोग भी तो होने चाहिए। पॉपुलेशन एज वेल एज पीपल, बिना पॉपुलेशन एज वेल एज लैंड। एक लैंड है, एक टेरिटरी, और उस पर रहने वाले लोग हैं जो उसकी थाई और लेग, जिन पे राजा का मनोबल खड़ा होता है, ये हमारे लोग हैं, इन्हीं का तो वेलफेयर करना है, इन्हीं के लिए तो रूल करना है। तो ये कंसेप्ट था कौटिल्य का। जनपद। थर्ड चीज़ वो ये कहते हैं कि दुर्ग, फोर्ट बनाने हैं। जैसे तो 4 नेचुरल फोर्ट की बात भी कौटिल्य ने फ्रेंड्स की है कि 4 नेचुरल फोर्ट, जैसे एक हिल हो गया, जैसे माउंटेन है, तो माउंटेन एक तरह से फोर्ट हो गया कि कोई दूसरी एनिमी हम पे अटैक नहीं कर सकता फोर्ट के थ्रू, मतलब फोर्ट एक तरह से डिटरेंस का काम कर रहा है। वाटर है, वाटर बॉडी है, जैसे आपकी ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बड़ी उस वक्त में रिवर, आज तो बहुत इजी है, लेकिन उस वक्त में एक रिवर को क्रॉस करके आना, लड़ने, मतलब कांट इवन इमेजिन दैट, मतलब इजी नहीं होता था, बहुत चैलेंजिंग होती थी। तो इसलिए रिवर वो एक नेचुरल हमारा फोर्ट हो गया। उसके बाद डेजर्ट मान लीजिए, अब रेगिस्तान, यहाँ खाने पीने नहीं, उस वक्त लड़ाइयाँ 2-2 साल 4-4 साल चल रही हैं, तो कहाँ से भाई सर्वाइवल के लिए कहाँ से जाएंगे, इतना तो कोई सामान ला के भी नहीं रह सकता रेगिस्तान में कि खा रहा है और उसका कभी ख़त्म नहीं हो रहा। आर्मी लेथार्जिक हो गई, वो कमज़ोर हो गई, कहाँ लड़ेगी। तो
एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद एक हमारा होता, देखिए वाटर हो गया, हिल हो गया, डेजर्ट हो गया, और एक और होता है, आई एम मिसिंग दैट। 4 तरह से होते हैं हमारे सेफ गार्ड करने के लिए टेरिटरी को। फॉरेस्ट, जैसे जंगल है, तो जंगल से अब कोई जंगल से क्रॉस करके आएगा और जंगल में ख़तरनाक जानवर उस वक्त, आज भी होते हैं, उस वक्त भी होते थे, तो उनसे पहले फेस करे और फिर आके किसी टेरिटरी पे कब्जा करे, ये सब सोचना ईजी नहीं होता था फ्रेंड्स। उसके बाद मित्र, फ्रेंड, एलाई, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट के मुताबिक। हमारे स्टेट, मतलब स्टेट के एग्जिस्टेंस, स्टेट फ्लरिश करे, स्टेट प्रॉस्पर हो, स्टेट के लोग प्रॉस्पर हो, तो हमारे फ्रेंड एंड एलाई। अगर कोई स्टेट, मान लिया कोई दूसरे राज्य के लोग, उस टाइम तो एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी ही चलती थी, और कौटिल्य भी मानते थे कि एक राज्य के अस्तित्व के लिए उसको एक्सपेंशन होने करते रहना चाहिए, बढ़ते रहें, क्योंकि वरना वो पेरिश हो जाएगी। कोई और क्योंकि उस टाइम एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी को और कोई बिलीव करता था। वो ये कहता था कि भाई इस पे आक्रमण कर दो, उसको जीत लो, इस पे आक्रमण कर दो, इसको जीत लो। अब भाई आप अगर बैठे रहोगे तो कोई आप पे भला रहम करने नहीं आएगा। तो इसका मतलब एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी का बहुत ज़्यादा उस टाइम रोल था। तो उन्होंने कहा कुछ हमारे फ्रेंड भी होंगे जो हो सकता है हमारे भले, मतलब कुछ फ्रेंड तो देखिए इंटरेस्ट से बनते हैं। अगर उन्होंने देखा कि कुछ मैरिटल रिलेशन है या कुछ इस तरह के रिलेशन है कि कोई कमज़ोर है आपसे युद्ध करने की स्थिति, तो वो हो सकता है इस तरह से भी, मतलब यही कंडीशन नहीं, ये वन ऑफ द कंडीशन हो सकती है, और भी कंडीशन से कोई फ्रेंड हो सकता है दूसरे टेरिटरी का। तो वो जैसे बता दिया कि राजा साहब आपके बारे में ये फला फला राज्य के लोग मतलब अटैक करने की सोच रहे हैं, आप पे युद्ध करने की सोच रहे हैं। तो वो जो दोस्त है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी टेरिटरी को फ्लरिश करने में हेल्प कर रहा है। मतलब डायरेक्टली तो नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली तो हम अपने सचेत हो गए, अपने दुश्मन के खिलाफ, उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो फ्रेंड, ये भी एक हो गया। उसके बाद बल की बात की गई है। बल कहाँ से आएगा दोस्तों? आर्मी जो हमारा माइंड है ना, उसको कंपेयर किया। फ्रेंड को ईयर से, कान से सुना। उस टाइम दूत भेजे जाते थे, जाओ एम्बेसडर जाके। अब एक एम्बेसडर दूसरे राज्य में गया, उसने बताया कि राजा साहब ऐसे ऐसे फला फला राज्य का राजा आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या ऐसा कर रहा है। तो वो हमारे कान बन गए कि नहीं? दूसरे राज्य के जो हमारे एलाई हैं दूत भेज के, उनसे ही हमें पता चल रहा है ना। बल, आर्मी, हमारी जो आर्मी है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो हमारा बल है, हमारा दिमाग है, हमारा माइंड है। अगर ये सोचिए दोस्त, अगर आप किसी से लड़ना चाहते हैं, स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, या किसी से मतलब जीतना चाहते हैं, तो कब? जब आपके पास स्ट्रेंथ होगी। आपका दिमाग तभी काम करता है ना जब स्ट्रेंथ होती है। अरे यार, स्ट्रेंथ ही नहीं है तो क्या दिमाग काम करेगा? जब आपको पता है कि हमें हार ही जाना है, तो दिमाग भी आपका कह देगा, अबे हार तो जाना है तुमको, तुम काहे परेशान हो जबरदस्ती, तुम अपनी रक्षा कर लो। तो वो सोच समझ नहीं सकता। तो माइंड हमें सोचने समझने के लिए कैपेबल बनाता है। और वो कब बनेंगे आप? कब बनेंगे? जब आपके पास स्ट्रेंथ होगी। इसीलिए देखिए रिलेट करके मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा फनी उसमें, कि आप इजीली हमारे वीडियो को सुने और आपके मन में ये चीज़ें बस जाए और आपको याद हो जाए। लास्ट उन्होंने बताया कि कोष, ट्रेजरी, जिसको माउथ से कंपेयर किया। अब ये बताइए दोस्तों, अगर आप खाना खा रहे हैं तो एनर्जी आ रही है। उसी तरह एक राज्य के राजा को अगर मिलती रहती है, टैक्सेस टाइम पे मिलते रहते हैं, तो उसकी वो आर्मी को भी पे कर पाता है किसी भी फॉर्म में, जिस फॉर्म में उस टाइम पेमेंट होता हो, तो पे कर पाता है, आर्मी को पे कर पाता है, और स्पाइस अरेंज कर पाता है। मतलब हर काम अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो स्टेप लिए जा सकते हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं वेल्थ, टैक्सेस, कोष की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। उस वक्त बार्टर सिस्टम चलता था, या धीरे धीरे डेवलप होके करेंसी सिस्टम आया, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन कोष किसी भी फॉर्म में आ सकता है। इसलिए अब वो माउथ है। तो जैसे मुंह से खाना खाया और एनर्जी आई, ये फनी एटीट्यूड में बता रहा हूँ, इसको
सिंपली याद हो जाए, कि जैसे पूछ लिया कि कोश को किस ऑर्गन से कंपेयर किया गया, तो आप बता सके कि हाँ देखो माउथ खाना खाया, एनर्जी आई, तो इसलिए कोश है, ट्रेजरी है, तो भाई इस तरह उससे हम अपने मतलब स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए हर स्टेप्स स्ट्रेटजी बना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। समझ गए? आई थिंक सप्तांग थ्योरी इससे बेहतर नहीं समझाई जा सकती, आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब देखिए अब जब सप्तांग थ्योरी है, स्टेट को गवर्न करने की सप्तांग थ्योरी है, अब कौटिल्य ये कहते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी के क्या आइडियाज हैं, फॉरेन पॉलिसी भी तो देखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि किंग को हमेशा चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब दोस्तों आप लोग समझते हैं क्या होता है? चक्रवर्ती सम्राट ये समझ लीजिए कि एक राजा जो है उसको हमेशा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करना चाहिए, मतलब हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी टेरिटरी के एक्सपेंशन में लगे रहना चाहिए। चक्रवर्ती, चक्र जो है जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और सम्राट तो राजा है, तो चक्रवर्ती जो रुके नहीं, मतलब एक राज्य जिसने हासिल कर लिया इन्हें बैठ गए ठंडे होके, नहीं, आगे भी एक्सपेंशन, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंसी एक्सपेंशन पे आप अपने लोगों का और से और भला कर पाएंगे जब आपका राज्य बढ़ता जाएगा, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हर चीज़ आती जाएगी, रिसोर्सेज दूसरे अगर आप किसी और राज्य को हासिल कर लेते हैं, जीत लेते हैं, तो उसके रिसोर्सेज आपके हो गए, उसकी लैंड आपकी हो गई, तो आप अपने लोगों का और भला कर पाएंगे। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट बोला गया। विजिगिषु होना चाहिए दोस्तों। विजिगिषु का मतलब है विक्ट्री के लिए एस्पायर करें, हमेशा जीतना है, उसके अंदर ये निराशा की भावना नहीं होनी चाहिए, अरे यार मैं तो लड़ने जा रहा हूँ, पता नहीं हार ना जाऊं, अरे तो फिर वो समझ लीजिए वो हार गया। क्यों? क्योंकि बात यह कि विक्ट्री के एस्पिरेशंस होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं दोस्तों, रिलेट कर पा रहे हैं कि जो कौटिल्य थे बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान थे, वो किंग में कैरिज्मा देखते थे, लेकिन उनके अंदर भी कैरिज्मा कम नहीं था। देखिए कैसी बात कर रहे हैं कि हमेशा विक्ट्री के लिए एस्पायर कीजिए। उसके बाद वो ये कहते हैं कि किंग कोई भी कैपेबिलिटी हो बन सकता है, लेकिन क्षत्रिय को प्रेफरेबली इसलिए बोला क्योंकि क्षत्रिय के अंदर वॉर करने की कैपेबिलिटीज होती थी, मतलब कंसीडर किया जाता था। देखिए अब इसको वर्णा सिस्टम और कास्ट से मैं नहीं रिलेट करता हूँ, मैं ये सब चीज़ों से नहीं रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन जो कौटिल्य कंसीडर करते थे, मैं बस वो बताने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ये मानते थे कि क्षत्रिय का धर्म है वॉर करना, राज धर्म इसीलिए उन्हीं का होना चाहिए। जो वॉर कर सकता है, लड़ सकता है, अपनी टेरिटरी को बढ़ा सकता है, भैया उसी को राज करना चाहिए। जो लड़ नहीं सकता, जो खाली पीसफुली रह सकता है, बिजनेस कर सकता है, वो भैया अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, अपने लोगों का और भला नहीं कर पाएगा, तो क्या फायदा उसका। तो इस वजह से किंग की कैपेबिलिटी राजधर्म में है। अब देखिए उसके बाद जो है उनका तो ये मानना था कि जैसे ही कोरोनेशन हो, जैसे ही राज तिलक आपका हो, खटाक से आप एक्सपेंशन तो निकल जाइए भाई, एक्सपेडिशन के लिए वॉर पे निकल जाइए लोगों से, मतलब अदर टेरिटरीज से एक्सपेंशन के लिए निकल जाइए। उसके बाद जो है कि कौटिल्य ने दोस्तों जो है 4 पोल्ड पॉलिसी दी। कौटिल्य ने कुछ सिद्धांत दिए हैं कि वॉर भी किस तरह से करोगे, ऐसे नहीं कि किसी पे गए और अटैक कर दिया, नहीं फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता है। 4 फोल्ड पॉलिसी है, जिसको पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी भी बोला है। जैसे साम दाम दंड भेद बचपन से सुनते आ रहे होंगे, आज समझ भी लीजिए। साम का मतलब है कि जैसे हमारे टक्कर का ही राज्य है, हम इससे युद्ध करेंगे, हो सकता है कि हम डिफीट भी हो जाए। हमारा एनालिसिस ये बताता है, हमारा एनालिसिस मतलब मिनिस्टर्स की राय, हमारे स्पाइस के थ्रू हमें पता चल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ देख के पता चल रहा है, इन सब से एनालिसिस। तो हमने सोचा यार क्यों रिस्क लिया जाए, हम हार ही जाएंगे इससे, हो सकता है वो हमसे बलशाली हो और हम इससे हार गए तो हमें झुकना, समर्पण भी करना पड़ सकता है, तो इससे अच्छा हम पीस में आ जाते हैं, संधि कर लेते हैं। साम, उसके बाद दंड, इकोनॉमिक पर अगर हम किसी को एड दे के, हेल्प करके, मदद करके, किसी भी तरह उसको कुछ कोष दे के, कुछ खजाना, कुछ पैसा दे के, कोई वो करके अगर हम उसको अपने फेवर में ले सकते हैं कि भाई तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें इतना कुछ दे देंगे, तुम्हारे लोगों का इस तरह से ख्याल रख लेंगे, अगर वो इससे मिलने को तैयार हो तो हम दाम दे के भी किसी दूसरे की टेरिटरी को अपने में एक्वायर कर सकते हैं। दंड, कोअर्सिव, एक तो ये है कि अब हम जो है इससे मतलब लड़ेंगे, वॉर करेंगे और इससे जीतेंगे, हम जीत सकते हैं, क्योंकि देखिए उस टाइम स्पाइस होते थे और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स, अमात्याज होते थे,
वो बहुत एनालिसिस और रिसर्च के बाद अपने लेवल से तब राय देते थे किंग को, और किंग उसी हिसाब से डिसीजन लेते थे। तो जहाँ कोर्सिव पॉलिसी की है वहाँ दंड के थ्रू हम काम करेंगे। और भेद स्पायोनेज, अब जैसे जासूसी कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है किसी के बारे में हमें एकदम आइडिया ना हो उस टाइम, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें उस राज्य का पता ही नहीं चल पा रहा कि ये राज्य हमसे बहुत ज़्यादा बलशाली है, ये राज्य हमसे कमज़ोर है, ये राज्य प्रलोभन में आ सकता है। अब ऐसे राज्यों का हम क्या करेंगे, हम दोस्तों स्पायोनेज करेंगे। जैसे आज के टाइम भी होता है ना, मतलब उन्होंने बोल दिया कि यूएस की भी हैं, जैसे इज़राइल की मोसाद बोली जाती है, वर्ल्ड में सबसे हाई लेवल की मतलब स्पाई एजेंसी है उनकी, हमारी कंट्री में है, पाकिस्तान में है, हर कंट्री में है, रॉ है, आईएसआई है, आईबी है, मतलब बहुत सारी इस हर कंट्री की अपनी अपनी स्पाई एजेंसीज होती हैं। तो वो स्पायोनेज उस वक्त में भेद, तो मतलब ये होता है कि जासूसी के थ्रू पता चल सके, या आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब वैरायटी ऑफ मीन्स से। अब नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बात करेंगे कि 6 फोल्ड पॉलिसी, षडगुण्य सिद्धांत ये भी कहते हैं। देखिए 4 फोल्ड पॉलिसी देने के बाद कौटिल्य की 6 फोल्ड पॉलिसी भी है, कौटिल्य ने पॉलिसीज बहुत दी हैं। तो जिसमें षडगुण्य सिद्धांत है उसमें पीस ट्रीटी बताया ना दोस्तों, शत्रु हमसे मजबूत है तो पीस ट्रीटी, भैया संधि कर लेनी है। अगर हमसे कमज़ोर है विग्रह कर लीजिए, वॉर कर लीजिए उसके साथ। और अगर जैसे आपके जैसे ये होता है कि देखिए जैसे आपको एग्जाम्पल दें, न्यूट्रल आसन, तो जैसे क्या है कि न्यूट्रल कंट्री, जैसे पहले बोला जाता था कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो किसी से वॉर ही नहीं करता, वो न्यूट्रल रहता है, वो मतलब कंट्रीज़ के आपस में वॉर हो रही है वो न्यूट्रल रहता था, वो ये कहता है। उसी तरह से आपने दोस्तों याद होगा इंडिया बहुत टाइम तक आज़ाद, इंडिया हमेशा न्यूट्रल ही रहा है। जब कोल्ड वॉर चल रहा था आई थिंक 1951 से 1991 तक, तो उस बीच 2 ब्लॉक्स थे, 2 फ्रंट पे वर्ल्ड बटा हुआ था, यूएस और यूएसएसआर। अब ज़्यादा यूएस और यूएसएसआर की ये कोशिश थी ज़्यादातर कंट्रीज़ को अपनी तरफ बुलाने की, लेकिन इंडिया ने उस टाइम बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया। इंडिया ने कहा नहीं, एक तो कॉलोनियल एरा को हम झेल चुके हैं इतना ज़्यादा, इंडिया ने कहा हम नैम फॉलो करेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी था और कंट्रीज़ के साथ। बेलग्रेड 1961 में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी। तो वहाँ नैम की अप्रोच इंडिया ने अप्लाई की और न्यूट्रल रहा। इंडिया ने कहा ना भैया हम यूएस के साथ हैं भाई कोल्ड वॉर के टाइम में, ना यूएसएसआर, हम न्यूट्रल हैं, जो सही होगा उसके तरफ बोल देंगे, उसका साथ दे देंगे, लेकिन हम किसी के एलाई नहीं बनेंगे। यन उन्होंने कहा हमेशा प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। अब देखिए आज हमेशा तैयार, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाते रहो, अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जैसे आज के वक्त में करते रहो, उस वक्त में भी टेक्नोलॉजी अपने लेवल से उन्होंने सजेशन दिया होगा कि हमेशा कैसे अपग्रेड होना है, कैसे दुश्मन से बेहतर होना है, कैसे हमारे आर्म्स एम्यूनेशन बेहतर हो सकते हैं, जो आज भी हम करते हैं, अपने टेक्नोलॉजिकली भी बढ़ते हैं। हर जैसे साइबर वॉर और का भी खतरा रहता है, तो हर लेवल से होता है, उसको कैसे फिजिकली और साइबर लेवल पे हर लेवल पे उसको टैकल कर सकें। अब समसराया अलायंस, हम किसके साथ अलायंस करेंगे। अब देखिए जैसे क्वाड का एग्जांपल बेस्ट हमको इस वक्त याद आ रहा है, समसराया अलायंस। जैसे आपने सुना होगा दोस्त, साउथ चाइना में डोमिनेंस खूब बढ़ा रहा है, मतलब चाइना है, उसी तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में वो अपने डोमिनेंस को एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है किसी के लिए, हम सब किसी कंट्री के लिए नहीं अच्छा है। तो अब चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चारों कंट्रीज़ ने एक अलायंस बनाया क्वाड के नाम से,
देखिए इंटेलेक्चुअल्स मानते हैं, ओपनली तो हम कहते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक अलायंस है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि चाइना को कंटेन करें। लेकिन इंटेलेक्चुअल्स, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाइना को कंटेन करने की वजह से हम चारों ने एक क्वाड अलायंस बनाया है। अब देखिए द्वैध भाव, डुअल पॉलिसी की बात की है। ये कहते हैं द्वैध भाव दोस्तों कुछ नहीं है, हमारे चाणक्य ये कहते हैं कौटिल्य कि अगर आपकी दो कंट्रीज से वॉर का खतरा है और आपको लग रहा है दोनों अटैक कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हमारे कोई भी दुश्मन हो सकते हैं, किसी कंट्री के कोई भी हो सकते हैं, जैसे हमारे बॉर्डर इश्यूज रहते हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो अब जैसे दो कंट्रीज़ हैं और उनके साथ वॉर की सिचुएशन बन सकती है, तो हमें दोनों फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहिए, वो समझदारी नहीं है। कौटिल्य ऐसा कहते हैं कि एक के साथ आप अलायंस, एक के साथ आप पीस ट्रीटी कर लीजिए और एक के साथ वॉर कीजिए, तो ये एक समझदारी भरा डिसीजन होगा। अब देखिए मंडल सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सर्कल्स की बात करते हैं। मंडल सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों ये बताते हैं कि मंडल सिद्धांत कौटिल्य कहते हैं जियो स्ट्रेटजिक थ्योरी है। जियो स्ट्रेटजी ऑफ वॉर भी कैसे, अभी हमने पीछे बात की कि किससे पीस करो, किससे वॉर करो। अब वॉर करो तो कैसे करो, वॉर के भी कुछ रूल्स बताए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए 12 मंडल सिद्धांत 12 किंग्स और 12 सर्कल्स ऑफ स्टेट की बात करता है। दोस्तों वो किस तरह से करता है, आपने सप्तांग थ्योरी पढ़ी अभी पीछे हमने बताया दोस्तों, ये देखिए आपको फिर से दिखाता हूं मैं। सप्तांग थ्योरी में स्वामी द रूलर सोल ये मिड में है, फिर 6 इसके असिस्ट करने वाले लोग हैं, अमात्या, जनपद, दुर्ग, मित्र, बल, कोश। ये जो है दोस्तों, ये जो 6 लोग हैं, ये जो 6 एक तरह से ऑर्गन हैं स्टेट के सपोर्ट करने वाले, तो उन्होंने कहा कि 12 किंग होंगे, 5 फ्रंट पे होंगे, 5 फ्रंट पे किंग होंगे। मतलब अपने को विजिगीषु को अपने को सेंटर में रखा। उस टाइम कौटिल्य एक्चुअली चंद्रगुप्त को शिक्षा दे रहे थे, उनको सिखा रहे थे, उनको बता रहे थे, तो उनको विजिगीषु उनको सेंटर में रखा और कहा कि तुम्हारे आगे 5 किंग्स हैं, तुम्हारे पीछे 4 किंग्स हैं और 2 किंग्स और तुमको इंक्लूड करके 12। देखिए दोस्तों 5 आगे 4 पीछे, 5 4 9, एक तुम खुद 9 1 10 और 2 और हैं, 2 एक जो बफर स्टेट वाले होंगे, दूसरा न्यूट्रल। अब मैं डिटेल में आपको बताता हूं दोस्तों। ये एक फिगर देखिए आप, ये आपको फिगर दिख रहा है, इसमें बीच में किंग है जिन्हें विजिगीषु बोला है, विक्ट्री के लिए जो एस्पायर करे। कौन एस्पायर कर रहा था उस वक्त दोस्तों? उस वक्त कौटिल्य ही एस्पायर कर रहे थे दोस्तों। तो अब कौटिल्य एस्पायर कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कौटिल्य ने कि तुम मेन किंग विजिगीषु, उन्होंने कहा कि किंग इन फ्रंट जो है वो अरि, जो हमारा जस्ट नेबर होगा वो अरि होगा, और हमारे नेबर का जो नेबर होगा वो हमारा मित्र होगा। क्योंकि देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट, क्योंकि देखिए हमेशा जो लगी हुई टेरिटरी होगी, उस टाइम ये कौटिल्य मानते थे कि जो हमसे लगी हुई दूसरी टेरिटरी है वो हमेशा एक्सपेंशन करने की कोशिश करेगी। भाई आगे कूद के बाद में निकलेगी, पहले हमसे फाइट करे, तो वो एक्सपेंड करने की हमारी तरफ कोशिश करेगी, तो वो हमारी एनिमी हुई, और हम आगे एक्सपेंड है तो हम उसके एनिमी हुए। तो कहने का मतलब ये अरी नेबर वो एक नेचुरल एनिमी है जिसको अवॉइड नहीं किया। बॉर्डर इश्यूज रहते हैं आज के वक्त में भी, चाइना से इश्यूज रहते हैं, पाकिस्तान से इश्यूज रहते हैं, ऐसे बहुत सारी वेरियस कंट्रीज़ के अपने नेबरिंग बॉर्डर कंट्रीज से इश्यूज रहते हैं। तो वो एक नेचुरल एलाई, उन्होंने जनरल पर्सपेक्टिव में बोला था, किसी एक कंट्री किसी एक उसके लिए नहीं। उन्होंने कहा ये हमेशा नेचुरल एनिमी होगा। मित्र, एरी का जो इमीडिएट नेबर है वो विजिगीषु का मित्र होगा। अब जैसे समझ लीजिए, इसको ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं हम कि जैसे इंडिया के बाद पाकिस्तान से हमारे इश्यूज रहते हैं, पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान, हम अफगानिस्तान में एड भी करते रहते हैं, अफगानिस्तान को वैक्सीन की हेल्प अभी हमने की, हमेशा हेल्प वहाँ पे हमने
बहुत कुछ हेल्प की, हॉस्पिटल बनाया, बहुत कुछ किया, हमेशा हर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से लेके A to Z हर तरह की एड करते रहते हैं। तो किसी भी तरह वो एक्चुअली, अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर इश्यूज होते हैं, तो क्योंकि जिसका भी बॉर्डर लग रहा है वो एक्सपेंशन की पॉलिसी कौटिल्य के अकॉर्डिंग करेगा। उस वक्त ऐसा ही होता था दोस्तों। तो इसलिए अरी का जो मतलब अरी का जो इमीडिएट नेबर है वो हमारा मित्र हुआ। फिर उसके बाद अरी मित्र, फिर मित्र मित्र, फिर अरी मित्र। दोस्तों आप इसको ऐसे समझ लीजिए इस फिगर में, किंग, अरी, एनिमी, फिर उसका उससे जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, हमारे एनिमी से जो बॉर्डर, हमारे एनिमी का जो इमीडिएट नेबर है आगे वाला, वो हमारा मित्र हुआ। अब उसके आगे वाला जो अरी मित्र है वो एनिमी का। इसको फ्रेंड एक बार आप फिगर देखेंगे, रिलेट करेंगे, आप एकदम समझ पाएंगे। इसीलिए देखिए मैंने ब्लैक से एनिमी और येलो से फ्रेंड बता दिया है। एक तरह से ये समझ लीजिए, हमें सेंटर में रखते हुए इंडिया मतलब कंट्री को उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य के टेरिटरी को मिड में रखते हुए, उसके जो आज का हमारा इंडिया है, उस वक्त में उसका जो इमीडिएट नेबर रहा हो वो ऑड पोजीशन वाला वो एनिमी, और जो इवन पोजीशन वाला है वो मित्र है। अब बफर स्टेट की बात करेंगे, जो माध्यम मार्ग। अब बफर स्टेट में जैसे फ्रेंड्स एक न्यूट्रल स्टेट होता है, एक बफर स्टेट। देखिए फ्रेंड, बफर स्टेट तो एक वक्त में जैसे कहा जाए इंडिया और चाइना था। इंडिया पहले तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं था, चाइना ने उसको ज़बरदस्ती उसको एक्वायर कर लिया चाइना ने, जबकि तिब्बत को ज़बरदस्ती एनेक्स किया है। तिब्बत पार्ट नहीं था चाइना का कभी भी, लेकिन अब बन गया। इसीलिए दलाई लामा को हमने अपने यहाँ शरण दी, और दलाई लामा इस चीज़ को कभी नहीं चाहते थे और ना चाहते हैं, लेकिन अब उसने एनेक्स कर लिया तो कर लिया। तो एक वक्त में बफर स्टेट का काम करता था इंडिया चाइना के बीच में तिब्बत, इसीलिए उसको बफर। अब न्यूट्रल स्टेट की बात करेंगे फ्रेंड, जैसे कि नेपाल, इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल आ गया, तो नेपाल न्यूट्रल स्टेट है। मतलब न्यूट्रल मतलब एक्चुअली तो न्यूट्रल नहीं है, वो क्यों नहीं है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन एक मतलब ऐसा वो बनने की कोशिश करता है। क्योंकि देखिए इंडो चाइना ट्रीटी हमारी साइन हो चुकी है, इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 में साइन हो चुकी है, जिसमें हमने ये कहा था कि वॉर के लिए या कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती तो हम नेपाल की टेरिटरी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नेपाल का चाइना के साथ ऐसा कोई ट्रीटी नहीं साइन है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में हुआ। लेकिन फ्रेंड्स नेपाल जो है दोनों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, वो कोशिश करता रहता है कि हम न्यूट्रल बने, लेकिन वो ट्रीटी भी एक है तो उस ट्रीटी को वायलेट कर नहीं सकते। तो नेपाल कोशिश करता है कि हम न्यूट्रल रहें, चाइना से भी फ़ायदा उठाएं, इंडिया से भी फ़ायदा उठाएं, जबकि ऐसा नहीं है। नेपाल से हमारा रोटी बेटी का भी संबंध है, वो आगे बताएंगे फ्रेंड्स हम। उसके बाद देखिए पीछे जो 4 किंग्स होंगे उनके पर्शनिग्रह एक्चुअली हमारा इमीडिएट नेबर, वो हमारा एनिमी होगा पीछे से। उसके बाद जो कंट्री आएगी वो अकरंद, फ्रेंड इन द बैक होगा, जो कि उधर कौन था, मित्र था। तो अकरंद फ्रेंड वो कौन हुआ, ये समझ लीजिए जो हमारी इमीडिएट कंट्री हुई पीछे से, और उसके पीछे कंट्री जो होगी वो हमारी अकरंद होगी। और फिर पर्श निग्रह सारा वो एनिमी, वही फ्रेंड्स ऑड इवन समझिए, ऑड वाला एनिमी, इवन वाला फ्रेंड। और फिर उसके बाद अकरंद सारा वो हमारी फ्रेंड होगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें क्लियरली लिखा, पर्श निग्रह एनिमी, अकरंद फ्रेंड, पर्श निग्रह सारा एनिमीज एनिमी, और अकरंद सारा फ्रेंड। समझ गए फ्रेंड। आई होप मैंने बहुत ही इस टिपिकल थ्योरी को बहुत इजी वे में मंडल सिद्धांत को मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि मंडल सिद्धांत इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये चीज़ की, कौटिल्य कहते थे अगर इस चीज़ की हमें पहचान रहेगी और इस चीज़ की पूरी प्रॉपर जानकारी रहेगी तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहेगा। और
जिससे उससे क्या है कि हमारी टेरिटरी हमेशा स्ट्रांग बनी रहेगी, हम पे जल्दी कोई अटैक करने की नहीं सोचेगा। तो देखिए सॉवरेंटी के 72 एलिमेंट्स हमने आपको बताया कि 12 किंग्स हैं और 12 किंग्स हैं और 6 वो हैं, मतलब 12 राज्य के 12 किंग्स हो गए और हर एक किंग को असिस्ट करने वाले, एडवाइस देने वाले, मतलब 6 अंग हो गए, 6 ऑर्गन हो गए सप्तांग थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो 12 इंटू 6 फ्रेंड कितना, 12 इंटू 6 इक्वल टू 72। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए कौटिल्य मेंशन करते हैं 4 टाइप ऑफ वॉर्स, 4 तरह की वॉर हो सकती हैं। कौटिल्य एक्चुअली वॉर के बारे में बहुत बताया क्योंकि ट्रीटी एक्सपेंशन वही सब उस टाइम प्रेवलेंट था फ्रेंड्स। तो कूट युद्ध, मंत्र युद्ध, प्रकाश युद्ध, तुशनीम युद्ध। कूट युद्ध टैक्टिकल फाइटिंग फ्रेंड्स, जैसे गुरिल्ला वॉर के बारे में आपने सुना होगा, वो सालों तक करते रहते हैं लेकिन टैक्टिकल, कभी पेड़ के फॉर्म में छुप गए, कभी कैसे, गोरखास को जाना जाता है गुरिल्ला वॉर वगैरह के लिए। तो टैक्टिकल फाइटिंग एक हो सकती है, एक मंत्र युद्ध, डिप्लोमेटिक वॉर। अब डिप्लोमेटिक वॉर इस तरह है कि किसी कंट्री से अगर हम वॉर नहीं लड़ना चाहते, युद्ध नहीं करना चाहते, कुछ सिचुएशन है ऐसी नहीं बन रही हैं कि अभी वॉर किया जा सके, तो उनसे डिप्लोमेटिक वॉर कर सकते हैं, एक अलायंस बना सकते हैं जिससे वॉर को, फिजिकल वॉर को रोका जा सके डिप्लोमेटिकली। मतलब कि कुछ हमारे एग्रीमेंट हो गए और हमने उन पे रोक दिया कि मतलब ठीक है, ऐसा 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 है भाई, तुम ये ले लो, हमें ये दे दो, और हमने एक अलायंस कर लिया और डिप्लोमेटिकली उन्हें रोक दिया कि अगर तुम इस तरह वॉर करोगे तो हम भी ये कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें डर दिखा के या किस तरह डिप्लोमेटिकली हमने उनको रोक दिया, अलायंस वगैरह फॉर्म करके। और प्रकाश युद्ध ओपन वॉर, वो तो डिक्लेयर कर देना फ्रेंड्स। तुशनीम युद्ध सीक्रेट एजेंट वॉर, वही हमने बताया नहीं कि तुशनीम युद्ध मतलब जैसे ये पाकिस्तान आज़ादी के बाद 1948 में पाकिस्तान कबीलियों के भेष में कश्मीर में भेजते थे लोगों को, कबीलाई लोगों को, और वहाँ पे सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ को, मतलब वॉर और मतलब वहाँ पे लड़ाई वड़ाई करने के लिए। तो ये एक तरह से सीक्रेट एजेंट्स वॉर भी आप कह सकते हैं, तुशनीम वॉर युद्ध कह सकते हैं। उसी तरह से जैसे बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को प्रमोट करें, अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करे तो हम भी करें। तो उसी तरह और दूसरे फ्रंट पे आप देख सकते हैं चाइना को भी लेके ऐसा हो सकता है। तो सीक्रेट एजेंट्स वॉर। अब ये तो आज के रेफरेंस में बता रहे हैं फ्रेंड्स, उस वक्त क्या था वो उस टाइम की बात है। कौटिल्य ने मेंशन की हैं 3 टाइप की विक्ट्रीज, धम्म विजय, लोभ विजय, असुर विजय। धम्म विजय जो राइटियस, जैसे उस टाइम फ्रेंड्स कुछ रूल्स होते थे कि अगर वॉर लड़नी है तो सनसेट से पहले ऐसे होगा, ऐसे सिचुएशन, मतलब बहुत सारे रूल्स थे फ्रेंड्स। तो अगर कोई जैसे अंधेरे में जाके चुप्पे से अटैक कर दे रहा है दूसरा किंग, तो वो राइटियस मीन्स नहीं था फ्रेंड्स, वो असुर विजय माना जाता। अगर ऐसे जीत भी लिया तो तुमने रूल्स को वॉयलेट किया वॉर के, तो ये माना। और लोभ, किसी को एक्विजिशन, हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हें वो दे देंगे, और हमने उसके टेरिटरी को जीत लिया, तो वो लोभ वॉर हो गया। अब कौटिल्य फ्रेंड्स रोल, एम्बेसडर के रोल, फ्रेंड्स आपने दूत का नाम सुना होगा, तो कौटिल्य डिस्क्राइब करते हैं रोल ऑफ एम्बेसडर और उनकी क्वालिटीज़। तो फ्रेंड्स एम्बेसडर का तो बहुत रोल होता है फॉरेन पॉलिसी में। जैसे उस टाइम दूत भेजे जाते थे, एक राज्य से दूत आए हमारे राज्य में, जैसे आपको तो फ्रेंड्स याद ही है ब्रिटिश, मतलब जब मुग़ल एरा भी था तो उस वक्त भी ब्रिटिशर्स अपने भेजते थे, ये है वह। उसी तरह एंशिएंट टाइम में भी दूत आते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो फ्रेंड्स, और ये कहते हैं कौटिल्य कि हम रिलीजन का कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वेलफेयर ऑफ स्टेट, अपने स्टेट को प्रॉस्पर और फ्लरिश करने के लिए। तो कौटिल्य ये कहते हैं कि स्टेट इस तरह से कि जो साधु वगैरह होते हैं
उनको इस तरह से हम देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये समझ लीजिए कि जैसे दूसरा राज्य है, तो कौटिल्य कहते थे कि अपने यहाँ के साधु को भेजो दूसरे राज्य में, और वो बोले कि आपका समय खराब आ रहा है, भविष्यवाणी से ये पता चल रहा है, और आप पे अटैक होगा, तो आपके राज्य का अस्तित्व खतरे में दिख रहा है। तो वो साइकोलॉजिकली टूट जाएगा कि अरे वो माइंड में का अब फिर हम अटैक करेंगे या भी कोई भी देश अटैक करेगा, तो वो पहले से साइकोलॉजिकली तो टूटा ही है, क्योंकि उसे लग रहा है ऐसा होना ही है, किसी साधु ने बताया है। तो वो अगर कैपेबल भी होगा तो उसकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली टूट चुका है। तो वहाँ पे रिलीजन का भी यूज़ स्टेट अफेयर्स में हो सकता है, अपने स्टेट को एक्सपेंशन करने में, अपने लोगों का वेलफेयर करने में, एक्सपेंड करने में अपनी टेरिटरी के। अब कौटिल्य करप्शन पे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? करप्शन पे फ्रेंड्स यही बोलते हैं कि ये इनएविटेबल है। करप्शन को बोलते हैं ये इनएविटेबल है। जैसे उन्होंने ये कहा कि आपको एक एनेक्डोट मतलब बताते हैं, जिक्र किया है किसी उसमें कौटिल्य ने, कि जैसे एक मछली है समुंदर में तैर रही है और वो कब पानी पी लेगी हमें पता भी नहीं चलेगा। उसी तरह से कब पब्लिक ऑफिशियल्स पब्लिक फंड को प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ कर लेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो उसी तरह से करप्शन इनएविटेबल है और इसको टैकल करना मुश्किल है। और उन्होंने ये तक बता दिया कि 40 वेज हैं एम्बेजलमेंट के। जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, उन्होंने ये भी बताया था कि स्पाई कितने टाइप के हो सकते हैं, 10। इनफैक्ट इतना बेहतरीन एनालिसिस था कौटिल्य का कि वो ये तक बता देते थे नंबर में कि कितने टाइप के। अब सोचिए, उन्होंने कहा कि 40 तरह के एम्बेजलमेंट हो सकते हैं, गबन हो सकते हैं जो करप्शन कर सकता है। तो खैर बचना चाहिए। आज हमारी इंडिया की हमारी कंट्री में हमारी जैसे हमारे मोदी जी का संकल्प है कि भ्रष्टाचार से लड़ने का, पूरी जड़ से ख़त्म करने का। उस वक्त में कौटिल्य बोलते थे कि मतलब भ्रष्टाचार को मतलब कैसे उससे लड़ते रहे, मतलब उसे कैसे टैकल करना है और कितना ख़तरनाक है भ्रष्टाचार, उसको मतलब पहचानना भी बहुत मुश्किल कई बार हो जाता है। खैर हमारे मोदी जी, हमें उम्मीद है कि एक दिन पूरे देश में से करप्शन ख़त्म होगा। हमें ये दोस्तों उम्मीद है, क्योंकि बराबर हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइट कर रही है और हर फ्रंट पे भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की, करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। ज़्यादातर चीज़ें दोस्तों देखिए डिजिटल हो गई हैं, सब ऑनलाइन हो गई, तो अब बहुत कम स्कोप बनता है करप्ट लोगों के लिए। अब देखिए उन्होंने ये बताया है कि कौटिल्य ने कि राइट साइज कर दीजिए ब्यूरोक्रेसी को, रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रांसफ़र करते रहिए, विसिल ब्लोवर रखिए जिनको सूचक, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर वो बोलेंगे, इंटरनल स्क्रूटनी और सर्विलांस मैकेनिज़्म का भी यूज़ कीजिए करप्शन के लिए, कि मतलब भैया ऐसा से ऐसा, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी देखिए सर, हमेशा नज़र रखिए। और कोई अगर पब्लिक ऑफिशियल करप्ट ऑफिशियल हो तो उसको उस पर फाइन लगाइए, पनिश कीजिए। और एक काम और कर सकते हैं, ह्यूमिलिएट कीजिए उसे पब्लिक में। अगर वो एक ह्यूमिलिएट होगा तो 10 अपने आप रुक जाएंगे, सोचेंगे अरे यार इतनी बेइज्जती होगी, इससे अच्छा कम पैसे में रह लो, क्या मतलब है करप्शन का। तो ये कितना बड़ा, मतलब ये सारी चीज़ें बताई हैं करप्शन को टैकल करने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो चेन है ना, कौटिल्य ने कहा चेन है, उस चेन को, पूरी एंटायर चेन को पनिश करो। उसने कहा किसी को छोड़ो नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं जो रिश्वत ले रहा है उसको पकड़ लो, उसको दंड दे दो, उसको पनिश कर दो। नहीं, उन्होंने कहा तीनों को पनिश करो। एक तो ऐसा होगा जो रिश्वत ले रहा होगा, एक ऐसा होगा जो मीडिएटर इधर से लेके उन तक पहुंचा रहा होगा, अपना कमीशन खा रहा होगा, और एक ऐसा होगा जो खुद ले रहा होगा। तो एक दायक हो गया फ्रेंड्स, जो दे रहा है, दायक दे रहा है, प्रतिग्रह जो रिसीव कर रहा है, और जो पहुंचा रहा है जिन तक, जो लेने वाले, वो निधायक। इन तीनों को उसने कहा पनिश करो, कौटिल्य जी ने बोला। अब देखिए कौटिल्य और मैकियावेली ये बोला जाता है फ्रेंड। नेहरू कहते हैं कि कौटिल्य इंडियन मैकियावेली है, और मैक्स वेबर अपनी किताब, अपनी बुक पॉलिटिक्स एंड वोकेशन में कहते हैं कौटिल्य इज मोर मैकियावेलियन देन मैकियावेली, मतलब मैकियावेली से भी ज़्यादा मैकियावेली है, सोचिए। तो अब और कौटिल्य के
अब देखिए सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस हम देख लेंगे। सिमिलैरिटी दोनों रियलिस्ट की बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ पे बात कर रहे हैं, व्हाट ऑट टू पे नहीं, क्या होना चाहिए इस पे नहीं बात कर रहे हैं, आइडियलिस्ट नहीं है, दोनों रियलिस्ट है, क्या है जो ग्राउंड रियलिटी सिचुएशन है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, दोनों रियलिस्ट हुए। और ह्यूमन नेचर करप्टेबल है, दोनों एक्सेप्ट करते हैं, मैकियावेली भी कौटिल्य भी, और कौटिल्य और मैकियावेली दोनों सपोर्ट करते हैं एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को। और कौटिल्य और मैकियावेली ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्शन और प्रोग्रेस ऑफ मदरलैंड के को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, दोनों ही। देखिए कितनी। और कौटिल्य और मैकियावेली ये कहते हैं कि नेशन के इंटरेस्ट में हम रिलीजन का यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों का बिलीफ था कि यूज़ करिए। और उन्होंने ये कहा कि अगर अपने स्टेट, अपने वेलफेयर, अपने पीपल के वेलफेयर के लिए हमें अगर इमोरल मीन्स का भी यूज़ करना पड़े तो उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे लोगों का भला हो रहा है, हमारे स्टेट का भला हो रहा है। कौटिल्य और मैकियावेली दोनों मानते थे। डिफरेंस क्या है, दोनों का टाइम अलग अलग है। अब मैकियावेली 16वीं सेंचुरी में थे, वो एंशिएंट टाइम के थे कौटिल्य। और कौटिल्य एक्चुअली धर्म और दंड में फ़र्क नहीं करते। धर्म मतलब जो ड्यूटी है, और दंड पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा भैया किंग ऊपर नहीं होगा ड्यूटी से, किंग हमेशा ड्यूटी के नीचे रहेगा, उसे अपना धर्म निभाना है, ड्यूटी निभाना है। और ड्यूटी क्या है, दंड, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, अपने स्टेट का एक्सपेंशन, अपने स्टेट के मतलब अपने स्टेट के लोगों का वेलफेयर, यही सब तो है गवर्नेंस, पॉलिटिक्स। उसके बाद किंग इज अबाउट धर्मा, किंग इज नॉट धर्मा, किंग ड्यूटी से धर्मा नहीं है, लेकिन किंग जो है ड्यूटी के अंडर ही रहेगा, ड्यूटी ऊपर है, किंग नीचे है। किंग हैज़ टू फॉलो द ड्यूटी, हैज़ टू फॉलो द धर्मा। और वर्णा सिस्टम में भी मानते थे कौटिल्य, लेकिन इतने हार्ड कोर नहीं थे। जैसे उन्होंने किंग के बारे में कहा कि भैया जो भी कैपेबल हो, वैसे तो क्षत्रिय बनना चाहिए, लेकिन जो भी कैपेबल हो वो भी बन सकता है किंग। और फ्रेंड्स कौटिल्य जो है वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सपोर्टर थे, वो कौटिल्य ये कहते थे। जबकि मैकियावेली रिपब्लिक, वो कहते थे इलेक्टेड होना चाहिए। अपनी बुक प्रिंस में भी वो कहते हैं कि लोग ही बताएं कि कौन किंग बनना चाहिए, लेकिन ये कहते थे मोनार्की, मतलब मोनार्क होना चाहिए, इलेक्टेड नहीं होना चाहिए, जो कैपेबल हो वही बने, इलेक्ट नहीं होना चाहिए। इलेक्शन में हो सकता है गलत चुन ले, क्योंकि पब्लिक भोली भाली भी होती। अब फ्रेंड्स कौटिल्य के कोट्स की बात हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स वैसे इस कोट में कुछ खास नहीं है, जो हमने कुछ बताया वही सब है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। और आई होप, मैं भी काफ़ी थक गया हूँ और आप लोग भी। और मैंने कोशिश फ्रेंड्स ये की है कि पूरी की पूरी कौटिल्य के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चाणक्य के, वो सारे एक ही वीडियो में कवर कर। फ्रेंड आपको भटकना पड़े, अब नेट जेआरएफ की कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो इस वीडियो को देख ले, सफिशिएंट है। कोई यूपीएससी के लिए कौटिल्य प्रिपेयर करना चाह रहा है, इस वीडियो को देख ले, सफिशिएंट है। पीसीएस के लिए इस चैप्टर को प्रिपेयर करना चाह रहा है, इस चैप्टर को देख ले, इस पे आंसर राइटिंग भी आपकी हो जाएगी और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। फ्रेंड्स इसके अलावा जो कुछ भी आपको जो कुछ भी क्वेरी करनी है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका जवाब आपको जल्द से जल्द बिल्कुल देंगे। और फ्रेंड्स इसी तरह की सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ मुझे ये कमेंट करके बताइए। मैं पूरी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, पूरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पूरी मेरा फोकस ये है कि अगर आप सबकी डिमांड रही, आप सबका प्यार मिलता रहा, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, तो फ्रेंड्स मैं पूरी पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम से लेके यूपीएससी के लेवल तक पूरा कवर कराऊंगा। और कोशिश देखिए, अगर एक फ्रेंड, एक थिंकर, एक थॉट, एक आइडियोलॉजी अगर एक वीडियो में बड़ी पड़ी तो मैं 2 वीडियो पार्ट्स में बना दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर लूँगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, जो आपके आंसर राइटिंग से लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक सॉल्व करने में हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स इसमें सेग्रीगेट करना कि इस एग्ज़ाम के लिए ये है, इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, मैं सोचता हूँ बहुत ही नैरो अप्रोच है। उस नैरो अप्रोच से मैंने ना ही पढ़ाया है, मैंने ब्रॉड अप्रोच से पढ़ाया है।
अब कोई मेरा ये लेक्चर सुन लेता है, पढ़ लेता है, इससे नोट्स बना लेता है, तो उसको यूपीएससी के आंसर्स लिखने में भी हेल्पफुल होगा, पीसीएस के आंसर्स लिखने में भी हेल्पफुल होगा, नेट जेआरएफ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी हेल्पफुल होगा। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आ रहा है जल्दी ही 2-3 महीने में फ्रेंड्स, उसमें भी हेल्पफुल होगा। तो हर एग्ज़ाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, सब जगह ये एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके बताइए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।